हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस बाय रजत एवी में। जैसा आज हम आपके लिए 1857 का विद्रोह, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सभी आपकी आगामी परीक्षाएं जितनी भी होगी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। और इस पूरे टॉपिक को 1857 के पूरे ही टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1857 का विद्रोह जो दिया गया है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है जितना कि आपको इस वीडियो में मिल रहा है, और यही आपके लिए पर्याप्त है। इधर उधर भटकाव की ज़रूरत नहीं है कि आप गूगल सर्च करो या किसी भी बुक से पढ़ो। ये सारे बुक का मैटर है आपको जो दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड में महारानी कौन थी? देखो भाई, ध्यान से देखना, कौन थी? विक्टोरिया थी। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो वहाँ पे इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री पार्मिस्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के समय, विद्रोह के समय, इंग्लैंड की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी। महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री पार्मिस्टन तथा भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की योजना की बात की जाए तो योजना कहाँ बनाएगी? 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर कानपुर। बिठूर एक जगह है जो कानपुर में स्थित है, कानपुर में इसकी योजना बनी थी। 1857 के विद्रोह की योजना बिठूर कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब, कौन? नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इस योजना में शामिल कौन थे? नाना साहब शामिल थे और अजीमुल्ला खां जो थे वो शामिल थे 1857 के विद्रोह की योजना में। 1857 के विद्रोह का प्रतीक को देखा जाए तो कमल का फूल प्रतीक और रोटी, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल और रोटी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी है। विद्रोही हरे रंग के, कैसे रंग के? हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। रंग पूछा गया तो हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। कौन करते थे? विद्रोही जो थे, जो विद्रोह कर रहे थे उस समय, वो हरे रंग के झंडे का प्रयोग कर रहे थे। अब देखते हैं 1857 के विद्रोह का स्वरूप, यानी इसका स्वरूप क्या था। दिख रहा होगा आपको। अट्ठारह के विद्रोह का स्वरूप देखिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। और ये सब ऑथेंटिक बुक से आपको नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। आप हमारे वीडियो को देखकर उससे अपने नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप, अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, क्या कहते हैं इसको? जो इतिहासकार हैं वो सैनिक विद्रोह कहते हैं। कोई इसे मुस्लिम षड्यंत्र के नाम से जानता है, तथा कुछ धर्मांधों ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह कहते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने, इतिहासकारों ने मान्यता दी। किन्होंने? अनेक ब्रिटिश इतिहासकार। जो ब्रिटिश के थे, भाई ब्रिटिश के हैं तो वो तो उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे, भारतीयों के पक्ष में नहीं, वो ब्रिटिश के पक्ष में बोलेंगे। इसलिए उन्होंने सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह किया आदि मानते हैं। अधिकांश भारतीय इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। जो भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन इसको मानते हैं। किसको? 1857 के विद्रोह को। चलते हैं हम अगले पेज पर।
कारण देखिए कि क्या कारण रहे। कारण में देखिएगा कि राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था कि मुगल सम्राटों के अधिकार का ह्रास किया गया। जो मुगल सम्राट थे उनके अधिकार का ह्रास किया गया, यानी कि उनके अधिकार को खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, और वो अपने अधिकार में, ब्रिटिश जो थे वो कहते थे कि मेरा अधिकार हो गया है पूरी तरह से। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। भाई डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो इसने हड़प नीति का प्रयोग किया। जैसे कोई दत्तक पुत्र, यानी कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता था, अगर गोद लिया तो वो ज़मीन जो है वो उसके पुत्र के नाम नहीं, वो ब्रिटिश सरकार कहती थी मेरे नाम करो। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया। तो इसने क्या किया, जैसे सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी और उदयपुर को विलय कर लिया, अपने मिला लिया, क्योंकि इनके वंशज में पुत्र नहीं थे तो इन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया। इसलिए इसने कहा कि जितना भी आपका साम्राज्य है वो मेरे साम्राज्य में मिल जाएगा। भारतीय साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में बनाने के लिए इसने किया। दूसरा है कि नाना साहब की पेंशन बंद करना। ये राजनीतिक कारण है कि इसने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। फिर लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। ये पूछ लेता है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय किए हैं राज्य, उनका क्रम बताइएगा। तो पहले क्या विलय किया? सतारा को 1848 में, सतारा 1848, ये इम्पोर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपको तैयार करना ही है। दूसरा आपका है जैतपुर, संबलपुर, ये एक ही वर्ष में किए गए दोनों का विलय, ये 1849 में। दूसरा है आपका बघाट, जो 1850 में इसका विलय हुआ। फिर है उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। ये आपको सन याद रखने हैं कि पहले जो विलय हुआ है, लॉर्ड डलहौजी ने जो विलय किया है वो किस तरह से किया है, यानी किस वर्ष पहले किसको किया। पहले सतारा को किया, फिर जैतपुर या संबलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध को, ऐसे करके इसने विलय कर लिया। तो ये आपके हो गए कारण में राजनीतिक कारण कि किस कारण से ये युद्ध छिड़ा। यही नहीं है कि वो तात्कालिक कारण था कि वो चर्बी लगे कारतूस को खींचना, उसके पीछे भी अन्य कारण थे, जिस कारण को हम समझा रहे हैं यहाँ पे। वो आगे दिखाया जाएगा आपको कि कैसे क्या कारण थे। वो तात्कालिक कारण थे जो उस समय के थे, लेकिन उससे पहले भी ये कारण थे। लेकिन जनता क्या थी, आक्रोश अपना प्रकट नहीं कर पा रही थी। किसी को भी तो संभालना ही होता है। जैसे विद्रोह कर दो, विद्रोह किया है तो फिर बन जाएगा, आगे कुछ लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन एक को तो आगे बढ़ना ही होगा। तो ऐसा ही था, क्रोध सबके मन में था, आक्रोश सबके मन में था, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। लेकिन तात्कालिक कारण से मंगल पांडे जी आगे बढ़े और उन्होंने ये सब किया, फिर एक युद्ध छिड़ गया। तो चलते हैं अगले कारण की ओर। राजनीतिक कारण आपने देख लिए हैं, चलते हैं आर्थिक कारण की ओर। अब आर्थिक कारण पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। भाई कॉमन सी बात है, अंग्रेज चाहते थे कि उनकी फसल की जाए और भारतीयों को खाने को नहीं, लिए नील की फसल कराते थे। जब खाने को नहीं होगा तो अकाल तो होगा ही होगा और महामारी भी फैलेगी। यही कारण थे कि अंग्रेजों के खिलाफ इनको, जो भारतीय कृषक हैं, उनका गुस्सा फूटने लगा कि भाई अपनी मनमारी की करा रहे हो, उनके खाने को नहीं है, उन्हें नहीं परवाह है, उन्हें अपना परवाह था कि उन्हें क्या चाहिए। ये अंग्रेज की नीति थी। तो ये आर्थिक कारण हो गया। अब देखते हैं हम सामाजिक और एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में देखिएगा कि अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और ये भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। ये जो अंग्रेज जो थे वो भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और इनको नस्ली गाली भी देते थे। 1850 में लेक्स लोकी कानून पारित किया गया। कब? 1850 ईस्वी में। और कौन सा कानून पारित किया गया? लेक्स लोकी कानून पारित किया गया। कब? 1850 में।
पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये एक इनकी एक नीति थी, एक चाल थी। कारण से पूछा जाए तो अंग्रेजों ने भारत को अपना कभी समझा ही नहीं। अंग्रेज केवल ये चाहते थे कि भारत से धन लूटते रहें और अपने यहाँ जमा करते रहें। अगर वो ये जानते तो ये आज का परिणाम नहीं होता। जैसे देखिएगा कि 1850 में लेक्स लॉकी कानून, ये एक ऐसा कानून था कि इन्होंने कह दिया जो ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, जो हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा वह अपने उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी उत्तराधिकार में जो कुछ मिलेगा, अगर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है तो उसको उत्तराधिकार में मिलेगा, नहीं तो वो सब ब्रिटिश सरकार ले लेगी। यह 1850 में लेक्स लॉकी कानून जो था वह पारित किया गया कि हिंदू से या मुस्लिम से सीधा आप ईसाई बनो। ईसाई बनने पे ही जोर था, ईसाई धर्म को स्वीकार करने पे। आप कोई भी हो, कौन सा धर्म, ईसाई धर्म को स्वीकार करोगे तभी आपको उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, वैसे आप उत्तराधिकार के अधिकारी नहीं हैं। ये दत्तक पुत्र के लिए कहा गया। अन्य देखते हैं आगे। सैनिक कारण, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक थे। यानी ये भारतीय सेना की बात की जा रही है कि इसमें कितने 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और जबकि 45,000 जो थे वह यूरोपीय सैनिक थे। 2,38,000 देखिए और 45,000 देखिए, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीयों की संख्या अधिक थी। भाई कॉमन सी बात है, यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 2,38,000, किसकी संख्या अधिक थी? भारतीयों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का बड़ा कारण भेदभाव की नीति। ये 2,38,000 सेवा में तत्पर हैं भारतीय, किसकी? ब्रिटिश की। और इधर ब्रिटिश के हैं जो यूरोप के हैं जो वो 45,000 लोग ही केवल सेवा कर रहे हैं। लेकिन भेदभाव की समस्या इतनी थी कि भारतीयों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा था, जबकि ये ईमानदारी के साथ उनके प्रति वफादार थे। फिर भी इनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो भाई जब भेदभाव होगा तो सैनिक में असंतोष का भी कारण बढ़ेगा, जिससे कि आगे विद्रोह का ये भी कारण बना। अब देखिएगा तात्कालिक कारण, जो उस समय का कारण था जिसको मुख्य कारण माना गया, ये कारण क्या था? 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह, कौन सी बंदूक? ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दी गई। कब? 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों को ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दी, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी थी। कैसे? चर्बी युक्त कारतूस लगी थी, और जिसे दांतों से खींचना पड़ता था। किससे खींचना पड़ता था? दांत से खींचना पड़ता था। यानी ऐसी न्यू इनफील्ड जो राइफल थी ऐसी बनाई गई जिसमें चर्बी युक्त कारतूस थे और दांतों से उसको खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली। कहाँ पे ये बात फैली? सर्वप्रथम की बात की जाए तो सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में किसका? गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई थी। ये अफवाह फैली थी कि न्यू इनफील्ड राइफल में सर्वप्रथम जो बंगाल में अफवाह फैली कि न्यू इनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी के कारतूस लगाए गए थे, जिसको किससे? जिसको दांतों से खींचना पड़ता था। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसे के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जो दमदम एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे सैनिकों ने क्या किया कि कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और ये बात देखिए कैसे कि हिंदू धर्म में गाय को मांस को क्या कहा जाता है कि वर्जित है, उसे छूना भी वर्जित है। जैसे कि ये धर्म के भेदभाव के खिलाफ है, यानी कि ये धार्मिक प्रतिक्रिया के खिलाफ है। दूसरा, सुअर की चर्बी के मांस जो कि मुस्लिम में अब जो होता है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो दोनों के
दोनों में आक्रोश फूटा, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हिंदू ही केवल वहाँ पे सैनिक थे, वहाँ पे मुस्लिम भी सैनिक थे। 2,38,000 में से हिंदू मुस्लिम दोनों ही सैनिक जो थे जो ब्रिटिश की सेवा में तत्पर थे। लेकिन यही जो कि ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह उन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, और उसमें भी चर्बी लगे कारतूस, जिसमें गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी के कारतूस मिलाकर प्रयोग किया गया, जो दांत से खींचे जाते थे। फिर क्या हुआ देखो, 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही, कब की बात है, 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में, कहाँ बात की जा रही है, बैरकपुर छावनी में कौन सी 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही, कौन, मंगल पांडे, किनका नाम, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में आगे आए। भाई कौन आगे आया, चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में कौन आगे आया, मंगल पांडे आगे आए, इन्होंने विरोध किया और ये सामने आए, और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग, जिनका नाम है एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय क्या हुआ कि गोली मारकर हत्या कर दी, तथा सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया। किसे घायल कर दिया, सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया, किसने, मंगल पांडे ने। चलते हैं अगले की तरफ, विद्रोह का प्रारंभ। अब विद्रोह के प्रारंभ की बात की जाए कि विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में कुल भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। 24 अप्रैल की बात है, मेरठ छावनी में कुल भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। भाई इन्होंने मना कर दिया, कब मना कर दिया, 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस से खींचने से इनकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। भाई लेने से ऑफकोर्स इनकार करेंगे, क्योंकि वो दांतों से खींचने पड़ते थे, उनमें गाय और सूअर की चर्बी का मांस लगा था, तो कौन ऐसा होगा जो खींचेगा, कोई नहीं खींचेगा ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से ही निकाल दिया और उन्हें सज़ा सुना दी। तो ये तो मनमानी थी उनकी कि अगर कोई मना कर रहा है तो उसको मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने नौकरी से बाहर निकाल दिया और सज़ा सुना दी। इनका तानाशाही थी ब्रिटिश की। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र की लूट की। कब की, 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कब हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र जो भी थे उनको लूट लिया गया। अब देखते हैं दिल्ली, दिल्ली का भी नाम आता है। दिल्ली में क्या हुआ, ध्यान से पढ़िएगा एक एक पॉइंट, और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये केवल सिलेक्शन पर्पज़ से ही है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जल्दी से, और इसके सिवा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपका टॉपिक 1857 की क्रांति है तो आपको यही पढ़ना है, ये सफिशिएंट है आपके लिए। भटकाव में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स नहीं देखनी, ये सभी बुक्स का निचोड़ दिया है आपको। दिल्ली, मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे। कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और दिल्ली पर विद्रोही ने जो थे वो कहाँ अपना अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। विद्रोहियों ने किसे, बहादुर शाह जफर को क्या किया, अपना सम्राट घोषित किया। फिर क्या हुआ कि 20 सितंबर 1857 को हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। कब कर लिया, 20 सितंबर 1857 को हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। भाई चला गया फिर से, और पहले विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन 20 सितंबर 1857 को हडसन ने दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। फिर देखिए क्या होता है
कि बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में जा छिपा। कहाँ जा छिपा? बहादुर शाह जफ़र जो था वह हुमायूं के मकबरे में जा छिपा। अंततः मृत्युदंड ना देने की शर्त पर क्या हुआ कि ब्रिटिश ने कहा कि मृत्युदंड जो है वो नहीं देंगे, इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। किसने आत्मसमर्पण कर दिया? बहादुर शाह जफ़र ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसे कहाँ? रंगून भेज दिया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। भाई बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। कहाँ जा छुपा? हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। अन्यथा मृत्युदंड ना देने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? भाई बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई? रंगून में हुई। कब हुई? 1862 में हुई। कहाँ छुपा था? हुमायूं के मकबरे में जा छुपा। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके, तभी हाईलाइट किए हैं। अगले पेज पे देखिएगा। अब लखनऊ की बात की जाए। लखनऊ में क्या हो रहा था कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व वाजिद अली शाह की पत्नी यानी बेगम हजरत महल ने किया। किसकी? बाजिद अली शाह की बेगम जो थी, बेगम हजरत महल, पूरा नाम है बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक। मार्च 1858 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। कब? मार्च 1858 में। भाई जहां भी विद्रोह होता था भेज दिया जाता था, ब्रिटिश के अधिकारियों को कहा जाता था इस विद्रोह का आप दमन करिए, इसको दबाइएगा, ज़्यादा जनता भड़काव ना हो। तो मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में, ये एक अंग्रेजी अधिकारी था, कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। कहाँ पहुंची? लखनऊ पहुंची। और इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। किसने? विद्रोहियों पर इसने क्या किया? पराजित किया। कहाँ अधिकार कर लिया भाई? लखनऊ पे। कहाँ किया? लखनऊ पे आपका अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। जो बेगम हजरत महल थी, कहाँ? गिरफ्तारी से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। कौन चला गया? बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। कानपुर में देखो क्या हुआ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब का अन्य नाम धोदू पंत। याद रखना कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो किया वो नाना साहब ने किया, और नाना साहब का दूसरा नाम भी क्या था? धोदू पंत के नाम से इन्हें जाना जाता था, ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। क्या किया गया? घोषित, पेशवा घोषित किया गया। और दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने विद्रोह का दमन कर दिया। यहाँ पे भी दिसंबर 1857 में कौन पहुँच गया? कैंपबेल पहुँच गया, और उसने विद्रोह का क्या कर दिया? विद्रोह को दमन कर दिया, यानी कि विद्रोह को वहीं पर समाप्त कर दिया, दबा दिया गया। नाना साहब नेपाल भाग गए। भाई नाना साहब भी बेगम हजरत महल की तरह कहाँ भागे? नेपाल भाग गए। जबकि तात्या टोपे जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और अंततः उनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। किसे दे दी गई फांसी? तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, और नाना साहब कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए। 1857 में कैंपबेल ने यहाँ पे दमन किया विद्रोह का, और यहाँ पे 1858 में लखनऊ में दमन किया कैंपबेल ने। झांसी देखें, झांसी के बारे में। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी। किसकी पत्नी? गंगाधर राव की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी पत्नी? गंगाधर राव की पत्नी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। और 1858 में, सन 1858 में ह्यूरोज ने इसका दमन किया। कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से उन्होंने 22 साल की उम्र में ही ये विद्रोह किया था। ऐसे लड़ी, महज उनकी 20 से 22 साल उम्र होगी जब उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया, और ऐसे डट के मुकाबला किया जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, उनकी सेना थी, उनके छक्के छुड़ा दिए एक महिला ने केवल। इतनी बड़ी बात कि झांसी की रानी गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई। दमन किसने किया? 1858 में ह्यूरोज ने
दमन किया। चलते हैं अगले पेज पे। अठारह के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र। अब केंद्र देखिएगा, नेतृत्व देखिए, और विद्रोह को दमन किसने किया पूछते हैं परीक्षा में। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि दिल्ली के या लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया या दमन किसने किया। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर हडसन ने, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया और हडसन ने इसका दमन कर दिया। हडसन पहुंच गया था, जैसा हमने भी बताया था आपको। कौन पहुंच गया था भाई? हडसन पहुंच गया था। हडसन पहुंच गया था और उसने उसका दमन कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्वकर्ता में दमन, वो विद्रोह का, और दमन किसने किया? जाके कैंपबेल ने इसको, जो विद्रोह हुआ उठा, उसको दबा दिया। कानपुर में नाना साहब और दमनकर्ता कैंपबेल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, दमनकर्ता ह्यू रोज। जगदीशपुर कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार में है ये, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह में, और दमनकर्ता विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इलाहाबाद लियाकत अली जनरल नील ने इलाहाबाद में इस विद्रोह का दमन किया। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किसने किया, या मैचिंग में दे देते हैं मिलान करने में। तो लियाकत अली ने यहाँ पे इसका विद्रोहकर्ता का नेतृत्व है, लियाकत अली का, और जिसमें जनरल नील ने इसका दमन कर दिया। फैज़ाबाद में अहमदुल्ला शाह कैंपबेल ने इसका दमन कर दिया। बरेली में भाई पूछ देते हैं खान बहादुर खां नेतृत्वकर्ता, कैंपबेल ने इसको दबा दिया। कैंपबेल ने, देखिए, लखनऊ में कैंपबेल पहुंचा, कानपुर में कैंपबेल पहुंचा, उसके बाद फैज़ाबाद में आपके विद्रोह में कैंपबेल ने इसका दमन कर दिया। बरेली में कैंपबेल पहुंच गया। गोरखपुर में गजाधर सिंह निजाम मोहम्मद नेतृत्वकर्ता, और यहाँ पे स्थाई सेना ने ही, अधिकारियों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, स्थाई सेना ने ही दमन कर दिया। मंदसौर फिरोज शाह ने किया, लेकिन दमन स्थाई सेना पहुंच गई। कोटा में जयदयाल हरदयाल, स्थाई सेना ने इसका रोक दिया इसको। असम में कंदप्रजीश्वर सिंह मनीराम दत्ता, स्थाई सेना ने इसको यहीं पे समाप्त कर दिया। वीर सिंह और प्रताप सिंह कहाँ? कुल्लू में, स्थाई सेना ने इसको दमन कर दिया। मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया, लेकिन स्थाई सेना ने इसका दमन कर दिया। मेरठ में कदम सिंह ने इसका नेतृत्व किया और स्थाई सेना ने इसका दमन कर दिया। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं आपके, वो भी देख लीजिएगा। सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल्ली आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, इलाहाबाद, इसके बाद बरेली, इसके बाद गोरखपुर, ये चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो आपको तैयार करना ही है। इसके नेतृत्वकर्ता और इसके विद्रोह के दमन जिसने किया है, ये चीज़ें आपको इतने जितने पॉइंट लगे ये तो आपको तैयार करना ही है। इसमें कोई आपको वो नहीं है, और तैयार भी हो जाएंगे। एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वीडियो को अच्छे से समझाया जा रहा है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें आपको कोई कठिनाई हो। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा ही बचा है अभी, बस पढ़ते रहिएगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित विचार देखिएगा कि यह एक सैनिक विद्रोह था। यह एक कैसा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। किसने कहा? लॉरेंस एवं शीले ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा? लॉरेंस एवं शीले ने कहा। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांध, जो धर्म से अंधे हैं, ये उन्हीं लोगों ने कहा कि धर्म से अंधे हैं, उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा? L.E.R. रीज ने कहा। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है।
टी.आर. होम्स पूछा जाता है कि पूछ लेते हैं ये कथन किसने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था, ये कथन किसने किया। 4 ऑप्शन दे दिया जिसमें से एक नाम ये था लॉरेंस एवं शीले ने, तो डायरेक्ट कह दो लॉरेंस एवं शीले ने कहा, बस याद होना चाहिए। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो L.E.R. रीज ने कहा। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, ये बहुत बार पूछा जाता है, किसने कहा, टी.आर. होम्स ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, ये आउट्रम एवं टेलर ने कहा। ये किसने कहा, आउट्रम एवं टेलर ने कहा। यह राष्ट्रीय आंदोलन था, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा, ये भारतीय हैं भाई, बी.डी. सावरकर, ये अच्छा ही कहेंगे। और अशोक मेहता ने कहा, बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता ने कहा इस बात को। फिर देखिएगा कि यह राष्ट्रीय आंदोलन था, ये किसने कहा, डिज़रायली ने कहा कि ये कैसा आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था। इन देशों एवं सरदारों ने इस तूफान में आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा। क्या कहा कि इसमें भारतीय जो थे वही गद्दार थे, जैसे सरदार वगैरह, इन्होंने आगे जो थे ये आगे बढ़ते गए और इन्होंने देश को लुटवाते गए। नहीं तो लॉर्ड कैनिंग ने साफ कहा यहाँ पे कि सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। अगर भारतीय सब एक की तरफ होते, गद्दारी ना करते, तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी जो भारत में शासन कर पाते, नहीं कर सकते थे। अब अपने ही देश का गद्दार हो तो फिर बात ही छोड़ो। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ये किसने कहा, ये ह्यूरोज ने कहा, जिसने लक्ष्मीबाई के युद्ध का दमन किया। उसने कहा कि यहाँ पे एक महिला सोई है जो सभी विद्रोहियों में एकमात्र क्या है, मर्द साबित हुई है। उसने कहा यही एक महिला है जिसने सबको परास्त कर दिया। किसने कहा, ह्यूरोज ने। तो ये आपको तैयार करने हैं, ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। यह एक सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस एवं शीले। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, L.E.R. रीच। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, T.R. होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, आउट्रम एवं टेलर। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वी.डी. सावरकर, अशोक मेहता ने कहा इस बात को। यह राष्ट्रीय आंदोलन था, डिज़रायली ने कहा। इन देशी एवं सरदारों से इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, यह किसने कहा, ह्यूरोज ने कहा, जिसने लक्ष्मीबाई के बारे में कहा इस बात को। यह एक सैनिक विद्रोह था, लॉरेंस एवं शीले। याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं हम। देखिएगा 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं उनके लेखक। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी है, वी.डी. सावरकर। याद हो जाए, ये कर लीजिएगा। द पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमस स्टॉक्स। किसने लिखी, एरिक थॉमस स्टॉक्स ने लिखी। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता। लेखक अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटी 1857 1859, शशि भूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही बार इन इंडिया, जॉन विलियम काय। द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1859, किसने कहा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ 1857, ए सोशल एनालिसिस
H.C. चट्टोपाध्याय। और 1857 ये इतना ही आएगा, और इसे किसने लिखा? S.N. सेन ने, S.N. सेन ने लिखा। तो ये आपकी बुक्स हो गई 1857 से संबंधित। कब से भाई? 1857 से संबंधित आपकी बुक्स हो गई है, दिख रहा होगा साहब आपको। अगर धुंधला दिखे तो आपके एक YouTube में सेटिंग होती है, YouTube से जैसे आप वीडियो को चलाते हैं ऊपर सेटिंग होती है, हाई क्वालिटी कर लिया करें, बिल्कुल साफ दिखेगा जैसा होता है। क्वालिटी का फ़र्क होता है, आप एक सेटिंग करेंगे हो जाता है। YouTube में जैसे वीडियो आता है उसके ऊपर एक सेटिंग का सिंबल बन के आता है, वहाँ पे करेंगे लूप करके आता है, उसमें हाई वीडियो क्वालिटी कर सकते हैं। थोड़ा और बचा है, देख लीजिएगा। यहीं पे टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा और 1857 की जो क्रांति है वो पूरी हो गई आपकी। विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? ये देखिएगा कि विद्रोह का सीमित स्वरूप, देशी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। देशी नरेश जो थे भारतीय और सरदार थे, उन्होंने गद्दारी की। विद्रोह में असफलता, जो 1857 का जो विद्रोह किया गया इसमें असफलता हुई, नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि विद्रोह का सीमित स्वरूप था और देशी नरेश एवं सरदार गद्दारी कर रहे थे भारतीयों के साथ। जो अपने ही देश के थे वह अपने देशों के साथ गद्दारी कर रहे थे। कुशल नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व करता कोई था नहीं। वही बहादुर शाह जफर भी थे दिल्ली से, वो भी डरपोक थे, कैर की तरह भाग गए, हुमायूं के मकबरे में जा छुपे, रंगून भेज दिया गया। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित उद्देश्यों का अभाव, भाई जब कोई नहीं होगा तो अभाव होगा, तो फिर सेना कैसे लड़ेगी? सेना के लिए कहा जाता है कि राजा की आवश्यकता होती है। भाई राजा क्या, राजा एक है, सेना 10,000 की है, लेकिन नेतृत्व तो कर रहा है कोई। विद्रोहियों के पास सीमित साधन, भाई सीमित साधन थे, नहीं था उतना सब कुछ। जन समर्थन का अभाव, कोई समर्थन करने वाला नहीं था। और अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व, अंग्रेजी सेना के पास इसका कुशल नेतृत्व था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर दिया गया है। अब 1857 की क्रांति से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, इसको पढ़ लीजिएगा और बाद में इसकी जब आप कहेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद, और इसको और भी लोगों के पास शेयर करें जो जिनका अभाव हो वो पढ़ सकें इसको अच्छे से। और भी टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। अब जीएस आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके कवर किए जाएंगे, जिससे आप अच्छे से किसी भी जॉब को पा सकें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।